हेलो साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मोरल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और कल शिक्षक दिवस था 5 सितंबर, आज 6 सितंबर है, मंगलवार का दिन। आप लोगों ने अपने गुरुओं से एक वादा भी किया होगा कि गुरुवार हो सकता है अगले वर्ष तक, जब तक शिक्षक दिवस आएगा, कि हम लोग कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये जो मौका है, ये मौका बार बार नहीं आएगा। मैं किस मौके की बात कर रहा हूँ? ये जो आप जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है और ना इतनी सारी वैकेंसी आती हैं, हजारों या लाखों में आती हैं। आपको पता है ये 210 वैकेंसी हैं और जंग है हजारों बच्चों की, कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। नंबर उसी का आएगा जिसने दिन को रात, रात को दिन बनाई होगी। आज से और अभी से हो सकता है तुम्हें मेरी बात ये कड़वी लग रही हो कि गुरुजी आए नहीं और आते ही तुरंत अपनी बात कह दी। जो बच्चा आज से ही दिन को रात, रात को दिन बनानी शुरू कर देगा, आज से ही मेहनत दुगनी स्टार्ट कर देगा, वो हमेशा एक ना एक दिन जरूर कहीं ना कहीं सेलेक्टेड होगा। प्यारे बच्चों, ये वादा करिए आज अपने भाई से कि सर इस बार पूरी मेहनत करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, नंबर लेकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात समझ आएगी कुछ थोड़ी बहुत। ये देखिए 20 मिनट की हमारी क्लास होती है, 20 से 25 मिनट की। इसमें भी अगर मैं आपका नाम लूँ, आपसे बार बार मुझसे कहो नाम लो नाम लो, ये ठीक नहीं लगता। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब अच्छे होंगे। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, बस सबसे पहला एक छोटा सा जो काम मैं आपसे जो डेली बोलता हूँ कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों आपसे बार बार बोलता हूँ कि एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो? इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, कोई छोटी सी भी जॉब आती है ना, छोटी सी का मतलब कम वैकेंसी होती है, उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। जैसे बार्क में अभी 89 वैकेंसी आई, हो सकता है आपको पता ना हो। अगर आपके पास मेरे प्यारे बच्चों डाउनलोड होता ऐप हमारा, तो तुरंत आपको पता पड़ गया होता। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की भर्ती से अनजान है, उनको पता ही नहीं कब यार हम तो ग्रेजुएट थे, हम भी फॉर्म को भर देते, लेकिन वो फॉर्म नहीं भर पाए। कहीं ना कहीं कमी उन्हें अब खल रही होगी। तो फटाफट जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड ना किया हो, वो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप डेली क्विज भी दे सकते हैं, वहां पे कैप्सूल है, उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अब बात आती है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आपसे क्यों बोलता हूं? अगर प्यारे बच्चों आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा, जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, आपको कभी भी मेरे प्यारे बच्चों कोई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। मान लो आपको मेरी क्लास देखनी है या किसी दूसरे टीचर की, किसी और मैम की क्लास देखनी है, उस वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास से आपको 10-20 मिनट पहले सूचित हो जाएगा कि सर अब पवन सर आने वाले हैं, या मैम आने वाली है, कोई और सर आने वाले हैं, क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट हो जाइएगा। आज एक बेहतरीन से टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ आप सभी। आज एक मैं बेहतरीन सा टेस्ट आप सभी का लेने वाला हूं। सभी बच्चे तैयार हो जाओ एकदम। बहुत ही बढ़िया और शानदार सा टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आज चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पहला सवाल आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों ये रहा। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए सवाल है, डांसिंग एम्पायर के नाम से किसको जाना जाता है? एम्पायर जो क्रिकेट, ये जो एम्पायर की अगर मैं बात करता हूं, तो क्रिकेट में वो कौन से एम्पायर हैं जिन्हें डांसिंग एम्पायर के नाम से जाना जाता है? अक्सर ऐसे सवाल क्रिकेट से पूछ लिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि बताओ पॉइंट किस खेल से संबंधित है, गली किससे संबंधित है, एलबीडब्ल्यू किससे संबंधित है। ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। थर्ड मैन किससे संबंधित है, गुगली किससे संबंधित है। ये वो सवाल हैं जो पेपर में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। गुगली किससे संबंधित है, गली किससे संबंधित है, एलबीडब्ल्यू किससे संबंधित है। ऐसे सवाल बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो भैया ये कौन थे? बिली बाउडन साहब। ठीक है, अपना अपना इशारा देखिए, जैसे आपने देखा होगा बकनर साहब। ठीक है, समझ गए होंगे आप छक्के का इशारा। अगला पॉइंट आपको लेके चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कहां? बॉम्बे बाम्बर के नाम से किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर को जाना जाता है? सौरव गांगुली, जिसे आप सभी जानते हैं। इन्हें दादा के नाम से भी जाना जाता है। किसके? इन्हें दादा के नाम से भी जाना जाता है। इस समय वर्तमान समय में ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो राहुल द्रविड़ है, विनोद कांबली है। राहुल द्रविड़ की बात करूं तो वर्तमान समय में भारतीय टीम के हेड कोच हैं। भारतीय टीम के हेड कोच हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसकी बात कर रहा हूं? राहुल द्रविड़ की, जिन्हें आप सभी जानते हैं दीवार के नाम से भी जाना जाता है। भैया अगर लग गए राहुल द्रविड़ तो फिर आउट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो भैया फिर आंसर क्या आ जाएगा गुरुजी? सचिन तेंदुलकर जी। देखिए सचिन तेंदुलकर की अगर मैं बात करूं तो ये एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें मेरे प्यारे बच्चों, जिन्हें
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हो, और मेरे प्यारे बच्चों कब मिला था? 1998 में मिला था। और इनको भारत रत्न भी मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न भी मिला था। आपको बताना है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था। आपको क्या बताना है साथियों कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था। ये एकमात्र हिंदुस्तान के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, जबकि राजीव गांधी 5 खिलाड़ियों को दिया जा चुका है। आपका सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, यानी कि राजीव गांधी इनको दिया जा चुका है। किसको? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार MS धोनी को दिया जा चुका है, विराट जी को दिया जा चुका है, और आपका रोहित शर्मा जी को दिया जा चुका है। इनको दिया जा चुका है सबको। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये आ गया। ये इतनी जो डिटेल में आपको बताता हूँ ना, इसलिए ताकि आपको अगर मान लो कल ऐसा सवाल आ गया, भारतीय टीम के हेड कौन है, BCCI के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, दादा के नाम से किसको जानते हैं, दीवार के नाम से किसको जानते हैं, सचिन तेंदुलकर जिसके नाम सबसे ज्यादा 100 शतक है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, लिटिल मास्टर के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ, सचिन तेंदुलकर, या आपका विनोद कांबली जी? बताइएगा दोस्तों। आपको बताना है लिटिल मास्टर के नाम से किसको जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तब आप बताएंगे गुरुजी सुनील गावस्कर को। आप लोग अब इसका आंसर सचिन तेंदुलकर दे देते। अगर मास्टर ब्लास्टर के नाम से पूछता तब आपका जवाब सचिन तेंदुलकर आता, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या था? इन्हें किस नाम से जाना जाता है? अब आपके सामने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाला सवाल ये आ गया है, गुरुजी अभी तो तुमने बताया था कि इन्हें दीवार दवाल के नाम से जाना जाता है। मिस्टर रियालयू बुल्बिनी को कहा जाता है, मिस्टर रिलायू बुल्बिनी को कहा जाता है, वाल्बिनी को कहा जाता है। तो गुरुजी क्या आंसर डी हो जाएगा? बिल्कुल एकदम हो जाएगा भैया, बिल्कुल हो जाएगा। यही तो है इस समय जो भारतीय टीम के कोच हैं, है ना। अगला सवाल देखो बच्चों, अगला क्या है, सूर्य उदय का देश कौन से देश को कहा जाता है? यानी कि सूर्य सबसे पहले किस देश में उगता है, ये आपको बताना होगा। चलिए बताइएगा, मैं आराम से थोड़ी देर के लिए हट गया हूं पीछे। किस देश को सूर्य उदय का देश कहा जाता है? आराम से प्यार के साथ चलिएगा। किस देश को सूर्य उदय का देश कहा जाता है, ये आपको बताना होगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए बताता हूं ताकि आप कभी दोबारा भी पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो, है ना। चलिए आप जल्दी से बताओ, सूर्य उदय का देश किसको कहा जाता है? देखो प्यारे बच्चों, आज मुझसे वादा करो, आप लोगों ने कल 5 सितंबर को अपने गुरुओं से वादा किया होगा, ठीक है। कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, आज 6 सितंबर है, मुझसे वादा करो कि गुरुजी आने वाले 6 सितंबर 2023 तक हम सेलेक्टेड होंगे। वादा करो सभी बच्चे, थम्स अप करके दिखाओ। नाम नहीं लेंगे, कितना ही बोलो नाम नहीं लेना, सिर्फ थम्स अप करो कि आज 6 सितंबर के दिन हम वादा करते हैं गुरुजी अगली बार नंबर पक्का है। देखिए सवाल, अगर सूर्य उदय का देश पूछे तो गुरुजी जापान को कहा जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, अब ये जो सूर्य है, इस सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो मेरे प्यारे बच्चों कितनी देर में आता है? ये सुनिएगा, अगर सवाल ये पूछ ले कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में आता है, तो इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा भैया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में आएगा? आपके पास आंसर नहीं है, बताओगे नहीं? तो प्यारे बच्चों आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल बताएंगे, 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है। अगर ऑप्शन में 8 मिनट 18 सेकंड ना हो तब जो जवाब आएगा वो आएगा लगभग 500 सेकंड। क्या आएगा प्यारे बच्चों? लगभग 500 सेकंड। फिर से आपको बता दूं, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो 8 मिनट 18 सेकंड में आता है, और या फिर इसको कह सकते हैं आप 500 सेकंड। यही सवाल आबकारी विभाग के पेपर में पूछा गया था और वहां पर इस ऑप्शन ये नहीं दिया गया था, ये ऑप्शन को करेक्ट माना गया था आबकारी विभाग के पेपर में। तो प्यारे बच्चों आपको बता देना चाहता हूं, आप दोनों याद रखिए, ऐसे भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 480 ये रही, 18 ये रही, 498 में तो लगभग 500 सेकंड। बिल्कुल सही बात है। मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है ना। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? सूडान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान या रवांडा? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समय दे रहा हूं आज मैं हर सवाल के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग पढ़ने के बाद ये कहो गुरुजी आपने तो इस सवाल में हमें थोड़ा सा टाइम ही नहीं दिया था। बताओ भैया कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो भैया वो आप बताएंगे तुरंत कौन सा? गुरुजी अफगानिस्तान को कहा जाता है। चलिए
अफगानिस्तान ही वो देश है जिससे भारत की सबसे कम सीमा लगती है। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? यानी कि सबसे ज्यादा सांप, एक तरीके से ये पूछें सांप किस देश में है, आप बताइए। आजकल तो जगह जगह सांप घूम रहे हैं, जहरीले सांप। आपको बताना होगा मेरे प्यारे बच्चों, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया। आपको बताना है पेरू। जल्दी से बताओ भैया, इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा? बताओ बच्चों, छोटी सी क्लास होती है, इस 30 मिनट में देखो आप लोग कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। जल्दी से बताओ लाडलो। अब सुनो जरा 1 मिनट के लिए, आप एक सवाल बताओ, आंसर तो इसका ब्राजील आना है। क्या आना है? ब्राजील आना है। अब ब्राजील क्यों आना है वो सुन लीजिएगा। आपको बता दूं सबसे ज्यादा वन कहां पर है? सबसे ज्यादा वन कहां पर है? तो गुरुजी ब्राजील में है। अरे जब वन ब्राजील में है तो सांप सलेंडे भी जो कुछ होंगे वो भी तो ब्राजील में होंगे। अगर सवाल ये आ जाता भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, अगर सवाल ये आ जाए, आपको बताना होगा भारत में, भाई विश्व में तो आपने बता दिया गुरुजी ब्राजील में है। ब्राजील की कैपिटल पूछ लेता कई बार तो आप लिख लो ब्राजीलिया है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। आपको बताना भारत में सबसे ज्यादा वन, भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पर है, तब आपका जवाब क्या आएगा? और सवाल अगला, भारत में सबसे कम वन कहां है? भारत में सबसे कम वन कहां है? ये 2 सवाल पूछेगा आपसे कि बताओ भारत में सबसे ज्यादा वन कहां है, भारत में सबसे वन कम कहां है। तो आपका जवाब आएगा गुरुजी सबसे ज्यादा तो है आपके एमपी में। एमपी में सबसे ज्यादा वन, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। भारत में सबसे कम वन कहां है? तो गुरुजी आपका जवाब आ जाएगा हरियाणा। आपका जवाब क्या आ जाएगा गुरुजी? हरियाणा में सबसे कम है, एमपी में सबसे ज्यादा है, एमपी में दाल भी सबसे ज्यादा है, और एमपी में एसटी भी आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर, जकार्ता, अदन या कोई नहीं? आराम से बताइएगा, आराम से बताओ बच्चों, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा दोस्त, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बोलो लाडलो, क्या आएगा जवाब? तो मेरे प्यारे बच्चों तब आप कहोगे गुरुजी जकार्ता आएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, इंग्लैंड का बगीचा किसको कहा जाता है? इंग्लैंड का बगीचा किसको कहा जाता है? देखिए बगीचे से मुझे एक सवाल आ गया, बगीचे मुझे एक सवाल याद आ गया कि भारत की एकमात्र ऐसी झील है जिस झील में एक बगीचा है और बगीचा तैरता रहता है। बगीचे का नाम क्या है? कैबुल लामजाओ। बगीचे का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कैबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ बगीचा है। अब ये कैबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ बगीचा है, वो किस झील में है? अगर किसी को याद है तो बताओ। भाई मुझे इंग्लैंड का बगीचा किसको कहते हैं तो सब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, केंट को कहते हैं। मैंने सवाल ये पूछा है, इंग्लैंड जिसे क्रिकेट का जन्मदाता भी कहा जाता है, मैंने तो ये पूछा कि कैबुल लामजाओ, मुझे एक बगीचा याद आ गया। ये भारत में किस झील पे है? तो आप लोग बताओगे लोकटल झील पर है। किस पर है? लोकटल झील में है। अब सवाल आ जाता है लोकटल झील कहाँ है? भाई सवाल में से सवाल निकालो, लोकटल झील कहाँ है? तो आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी मणिपुर में है। लोकटल झील कहाँ है गुरुवर? मणिपुर में है। तो मुझे उम्मीद है शायद आप इस बात को समझ गए होंगे। अगला सवाल अगर मैं तुम्हारे सामने लेके आऊं, सवाल अगर झीलों से ही 3-4 कर लूं, यहाँ पे आपको जवाब देने हैं। विश्व की सबसे गहरी झील, सवाल बताना है विश्व की, आपको 1 मिनट का समय दूंगा। सबसे गहरी झील कौन सी है? आपको कहा है विश्व की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील। अगला सवाल है विश्व की सबसे ऊंचाई वाली झील कौन सी है? अगला आपको बताना है सबसे बड़ी झील कौन सी है? आज चौथा सवाल बताना है मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई होगी, बड़ी होगी, गहरी होगी, और सबसे विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? ये 4 सवालों के जवाब दो। आपके पास में
मेरे प्यारे बच्चों पूरे के पूरे 1 मिनट का समय है। विश्व की सबसे गहरी झील, सबसे ऊंची झील, सबसे बड़ी झील, और साथ के साथ आपको यह भी बता देना है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ये 4 सवाल आपके सामने है, 5। मुझे उम्मीद है कि आप पांचों के ही सही जवाब दे देंगे। भाई मुझे तो लग रहा है कि आप लोग पांचों के सही जवाब दे देंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग वास्तव में दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। जल्दी बताओ भाई। कर रहा है 1-2 बच्चा कोशिश, 1-2 के ही सही आ रहे हैं बस। ना ना, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। अब 1-2 जवाब दे, बाकी को देखने आए हो गए हैं। नहीं, अब देखो तो सवाल भी नहीं था, वो तो इंग्लैंड का चल रहा था, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या पूछा, इंग्लैंड का बगीचा। लेकिन हमें याद आ गया कि भारत में एक बगीचा है केबुल्लाम जाओ, वो झील में है, झील का नाम लोकटल, वो मणिपुर में पड़ती है। अब बात ये आ गई सबसे गहरी, ऊंची, बड़ी, मीठी, पानी, खाड़ी, सारी बता दो यहीं पर। तो गुरुजी इस प्रश्न को तो आपने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर बड़ा कर दिया। भैया बड़ा कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुम्हारे लिए ही करा गया है। एक सवाल में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल अगर मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो और अच्छी बात है। देखो दोस्तों, अगर विश्व की सबसे गहरी झील पूछे तो आप लोग बताएंगे बैकाल। क्या बताएंगे? बैकाल। और बैकाल झील है कहां पर, तो आप लिखेंगे रूस। अगर सवाल पूछे विश्व की सबसे ऊंची झील तो आप बताएंगे टिटिकाका। क्या बताएंगे? टिटिकाका, जो कि पेरू प्लस वोल्विया की सीमा पर है। पेरू प्लस वोल्विया की सीमा पर। लिखते रहो भाई, नोट करते रहो इन्हें। अगला सवाल है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है आपकी कैस्पियन सागर। क्या है बच्चों? कैस्पियन सागर, जो कि आपकी सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है आपकी सुपीरियर। अगर आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है आपकी वुलर झील। कौन सी है बच्चों? वुलर झील। आपको बता दूं, अगर आपने 5 प्रश्नों के जवाब सही दिए तो मुझे उम्मीद है कि आपकी झीलें बिल्कुल सही हुई होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल बिल्कुल सही हैं। अगर आपने 5 सवालों के जवाब दिए हैं तो आप बहुत अच्छे और सुपर बच्चे हैं, क्योंकि आपको एक प्रश्न के साथ में 5-5, 6-6 प्रश्न याद मैं करा देता हूं, बस इसीलिए थोड़ा सा अलग है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता है। जैसे कि पूर्व की बात कहती है तो कई बार पूछ लेता पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है। कई बार ये भी सवाल पूछ लेते हैं भारत में पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है। एक जैसा सवाल पूछेगा एग्जामिनर, मैं ऐसा ही दूसरा निकालूंगा। सवाल है निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहते हैं। यहाँ पूर्व का सिराज किसे कहते हैं। आपको अगर मोती का पता तो सिराज का क्यों नहीं पता, सिराज का पता तो मोती का क्यों नहीं पता। ऑप्शन है जापान, ताइवान, श्रीलंका और हांगकांग। बताओ बच्चों, आराम से बचाओ, सोचो समझो और जवाब दिया करो तब। नहीं पता? देखो आपको मैं बताता हूं, अगर पूर्व का सिराज की बात आ जाए तो ये तो कहा जाता है जौनपुर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? जौनपुर को। ठीक है, जिसे एमबीटी की याद में एफएसटी द्वारा बसाया गया था। अगर सवाल ये आ जाए कि पूर्व का मोती किसको कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों को कहा जाता है आपका श्रीलंका को। आप जानते हैं कि श्रीलंका और भारत, आप जानते हैं श्रीलंका और जो भारत जो एक दूसरे से अलग हैं या जुड़े हुए हैं, वो पाक जल डमरू के द्वारा जुड़े हुए हैं। थोड़ी श्रीलंका की इस समय हालत खराब चल रही है, आपको पता होगी, आप भी न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों ये रहा। बताइए किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा नाम से जाना जाता है। यानी कि वो कौन सा देश है, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। लाओस, म्यांमार, कीनिया, थाईलैंड। बताइए प्यारे बच्चों, आपके पास 10 सेकंड का समय। तो गुरुजी ना पता है? नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओगे गुरुजी, बताओ जल्दी से क्या जवाब आएगा। बताओ मेरे दोस्त क्या जवाब आएगा इस प्रश्न का। नहीं पता लग रहा है तो गुरुजी वो आएगा थाईलैंड। क्या आएगा गुरुजी? थाईलैंड। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, एशिया का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है। एशिया का प्रवेश द्वार, देखिए ऐसा सवाल एक प्रवेश द्वार पर अगर आएंगे, प्रवेश द्वार मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको एक बार, मुंबई बंदरगाह पढ़ाया था, उसे भी प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो एशिया का प्रवेश द्वार, अगर मैं बात करूं एशिया का प्रवेश द्वार, तो पहले आप देखिए एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप सभी जानते हैं 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। अगर मैं देश की बात करूं सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप बताएंगे रसिया सबसे बड़ा देश है। यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग भारत 7वें नंबर पर आता है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन में पहले नंबर पर चाइना आता है और भारत दूसरे नंबर पर आता है। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है अगली जनगणना तक हम लोग पहले नंबर पर हो जाएं, अभी तो यही कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो प्यारे बच्चों वो किसको कहा जाता है गुरुजी? तुर्की को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो भैया वो तुर्की को कहा जाता है। अगला सवाल,
आपको बताना है यूरोप का भारत के नाम से जाना जाता है। सवाल है यूरोप को भारत के नाम से जाना जाता है कौन सा देश? यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो आप लोग क्या जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग क्या जवाब देंगे जल्दी से बताइएगा। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? आप क्या जवाब देंगे? तो प्यारे बच्चों आप लोग कहेंगे इटली। मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कई सारे ऐसे सवाल जो मैं बार बार आपसे पूछता रहता हूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पुर्तगालियों की बात करूं, पुर्तगाली भारत में, एक बात ध्यान रखना, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले समुद्री रास्ते की खोज किसकी? समुद्री रास्तों की खोज। मेरे प्यारे बच्चों, समुद्री रास्तों की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो पुर्तगाली एक नाविक हुआ करता था जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था लाडले? वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा की अगर मैं बात करूं तो वास्को डी गामा कुल मिलाकर 3 बार भारत आया था। कितनी बार? 3 बार। पहली बार आया था 1498 में, दूसरी बार आया था 1502 में, और तीसरी बार आया था 1524 में। ये बात आप ध्यान रखना कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। पहली बार 1498 में आया, दूसरी बार 1502 और तीसरी बार 1524 में। ये भी एक बात कही जाती है कि 1524 में उसी की मृत्यु हो गई थी। 1524 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1498 में वो कहाँ आया था? केरल आया था। केरल के किस बंदरगाह पर आया था? कालीकट में आया था। और उस समय जो केरल के राजा हुआ करते थे वो जुमोरिन हुआ करते थे। केरल के जो राजा हुआ करते थे वो जुमोरिन हुआ करते थे। ये कई बार पेपर में पूछा गया सवाल था। मेरे लाडलो, मैं तुमसे 2 से 3 सवाल और पूछूंगा, और कुछ आज युद्धों के नाम आपसे पूछना चाहता हूं। मैं कुछ युद्धों के नाम आपसे पूछना चाहता हूं, आपको बताना होंगे मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों के जवाब। मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आपको वो बताने हैं। जैसे कि आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ बक्सर का युद्ध कब हुआ? आपको बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ। आपको बताना है 1857 की क्रांति में पहली गोली किसने चलाई? 1857 में पहली गोली किसने चलाई थी? आप बताएंगे। कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। आपको बताना है 1906, 1905, 1906, 1907, 1908, 1914 से 1913, 1914 से 18 तक। ये कौन कौन सी घटनाएं रही? बस 1 मिनट में रिवीजन करना है इन सब का 1 मिनट में आपको रिवीजन करना है। बोलो भैया। आपको इन प्रश्नों पर ध्यान देना है। देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों वो 1757 में हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ गुरुजी। अगर मैं बात करूं पहली गोली किसने चलाई थी, तो सब याद रख लो, पहली गोली चलाई थी मंगल पांडे ने। किसने चलाई थी? मंगल पांडे जी ने चलाई थी। पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों कुल मिलाकर कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, तो 4। कितने हुए बच्चों? 4। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहला हुआ 1767 से लेके 1769 तक, दूसरा हुआ 1780 से लेके 1784 तक। मुझे कैसे याद है भैया? तुम्हें क्यों नहीं याद होंगे? मेहनत करो, आपको भी याद होंगे। अगर तीसरे की बात करूं तो 1790 से लेके 92 तक। चौथे की बात करूं तो 1799 में। यानी कि यहां पर हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। किसकी? हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। कब? 1782 में। और 99 में टीपू सुल्तान की हो गई थी। किसकी? 99 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, 1905 में क्या हुआ था गुरुजी? 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। क्या हुआ लाडलो? बंगाल विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में सूरत अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस टूट गई। 1908 में क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? भारत में सबसे कम एज के लड़के को फांसी दी गई। किसको? खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को। अगला 1913 में क्या हुआ था? तो आप सभी जानते हैं गदर पार्टी। और 14 से 18 प्रथम विश्व युद्ध। ये थी टोटल घटना। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से बहुत से वो विद्यार्थी होंगे जो आज मेरे कहने से एक बात मानेंगे, और वो बात क्या है? अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी सुधर जाओ, समझ जाओ। कल शिक्षक दिवस गया है, आप लोगों ने बहुत ने वादा किया था, पहले भी मतलब 3 तारीख में आपने वादा किया था, और आज 6 तारीख में, क्योंकि
4-5 तो क्लास ही नहीं हो पाई, 4 संडे था और 5 में तो मंडे हम लोगों पार्टी में थे, थोड़ा नहीं ले पाए क्लास। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से बस एक बात बता दूं, आप लोगों ने वादा किया था कि पवन सर हम लोग जैसा आप कहोगे मानेंगे और इस बार सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन की राह के लिए मैं आप सभी बच्चों से उनसे कहना चाहूंगा जिन्होंने सपना देखा है सर इस बार हम सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के साथ, यानी कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम पास करने के बाद हम कहां जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। अब हमने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का पेपर देना है, तो उसकी तैयारी आप लोग यूट्यूब के माध्यम से भी कर रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा कि, और ना मैंने आज तक कभी ऐसा बोला कि यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं होते। यूट्यूब में और पेड में फर्क क्या होता है मैं आज आपको बता दूं। आप यूट्यूब से, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कई बार क्या होता है कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन, वहां पढ़ा रहा हूं, मान लो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, तो ज्योग्राफी मान लो जब मैं अर्थ पढ़ा रहा हूं तो अगर मैंने 3 दिन की छुट्टी भी ली है ना, तो मैं 3 दिन बाद भी अर्थ ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां बच्चा ऑब्जेक्शन करेगा तो मुझे सुननी पड़ेगी। यहाँ कई बार क्या है, मान लो मैं अभी पढ़ा रहा था अर्थ, में 3 दिन से पढ़ा रहा हूं और एक क्लास किसी कारणवश आपने छोड़ दी और अगली क्लास उसकी मान लो वो प्लेलिस्ट में नहीं डल पाई, आपका सीक्वेंस खराब हो गया, आपने जो पहले पढ़ा था वो आपका खराब हो गया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पेड बैच में जुड़कर अपनी तैयारी के इसमें 4 चांद लगाओ। गूगल पे जाओ, adda247.com लिखो, गूगल पे जाएंगे adda247.com लिखेंगे, यहां जाइए मेरे प्यारे बच्चों और यहां ऑल कोर्स को सेलेक्ट कर लो। जब आप ऑल कोर्स को सेलेक्ट करेंगे एसएससी पे चले आओ और मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आपका अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, आप कहां जाएंगे, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में, ये रहा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। देखो प्यारे बच्चों, आप सभी कोई ना कोई किसी ना किसी का शिष्य जरूर होता है, आप सभी में से किसी ना किसी के शिष्य जरूर हो, आपने उनसे जरूर वादा किया हो गुरुजी इस बार पक्का सिलेक्शन है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं, आप उन सपनों को साकार करिए, ऑल कोर्स पे जाओ, एसएससी पे आ जाओ और यहाँ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट को सिलेक्ट कर लो। जब आप जूनियर कोर्ट असिस्टेंट को सिलेक्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी पे जाओ और एसएससी पे जाने के बाद में आप यहाँ सीजीएल पे आ जाओ और सीजीएल पे आने के बाद में शायद कोई नेटवर्क इशू हो गया है, तो ठीक है प्यारे दोस्तों, आज अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहो प्यारे बच्चों, मस्त रहो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बस खुश रहो। और हाँ अभी बता रहा हूँ, कोड लगाइएगा Y367 और बैच परचेज कर लीजिएगा। क्या कोड लगाना है लाडलो, Y367 कोड आपको लगाना है। फिर से आपको बता दूं, आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए कोड लगाएंगे Y367, बैच परचेज करेंगे और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरे प्यारे साथियों, शायद कोई इशू हो गया है। आप क्या कोड लगाएंगे, Y367 कोड लगाकर, Y367 लगाकर मेरे प्यारे बच्चों आप कोई भी बैच परचेज कर सकते हैं। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।